अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पर खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद ज़ैद अहमद सर। व्यूअर्स, आप अक्सर अदाद-ओ-शुमार देखते हैं। मुख्तलिफ तंजीमें, इवन आपके जो इदारे हैं वो भी ये अदाद-ओ-शुमार अक्सर रिलीज़ करते हैं कि जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से इतने वाक़यात हुए। वो घरों के अंदर भी होते हैं, बाहर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जिसके ऊपर लोगों के ऊपर फिजिकल टॉर्चर होता है। इवन हमारे इदारे, सिक्योरिटी इदारे ऐसे मौजूद हैं जिनकी अपनी इदारे की रिपोर्ट्स निकलती हैं कि उन्होंने किसी शख्स के ऊपर फिजिकल टॉर्चर किया, उसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इन सारे मामलात के अंदर कानून मौजूद हैं। आपके ऊपर कोई भी शख्स अगर फिजिकल टॉर्चर करता है, आपके पास लॉ मौजूद है कि आप उसके ऊपर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इवन वो आपका फिजिकल टॉर्चर जो है वो आपके घर के अंदर हो रहा हो, आप पे बाहर हो रहा हो, या कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर आपके ऊपर अगर फिजिकल टॉर्चर होता है, तो उसके ऊपर एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, जिसके ऊपर आप जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और मुतलका इदारे जो हैं उस शख्स के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। इवन हत्ता के जो दूसरे लोग इर्द गिर्द के होते हैं वो भी जो है उस कोई शख्स अगर किसी दूसरे शख्स को मारे तो वो उसकी मजम्मत करते हैं और उससे बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो तंबीह की जाती है कि तुमने गलत काम किया। इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक मेंटल टॉर्चर चीज़ है, ये एक टर्म मौजूद होती है कि आप जहनी तशद्दुद किसी के ऊपर कर रहे हैं, किसी को जहनी दबाव का शिकार आप कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप किसी की जाके इस बेस के ऊपर कंप्लेन कर दें कि जी शख्स मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहा है और उसको जो है मतलब उठा के अंदर थाने में बंद कर दिया जाए या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। हालांकि जो मेंटल टॉर्चर है ये फिजिकल टॉर्चर से कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपके ऊपर अगर कोई शख्स फिजिकल टॉर्चर करता है तो फर्ज करें अगर उसने आपके हाथ के ऊपर मारा तो आपको तकलीफ सिर्फ हाथ के ऊपर ही होती है। लेकिन जब कोई आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर कर रहा होता है तो आपका उसका डायरेक्ट असर आपके जहन के ऊपर तो पड़ता है, लेकिन वो आपकी जो मेंटल स्टेट जब डिस्टर्ब होती है तो वो आपके पूरे जिस्म को जो है मुतासर करती है। आपका मैदा मुतासर होता है, उससे आपके जो मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो आपके जिस्म के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके ऊपर आप मेंटल टॉर्चर के ऊपर जाकर जो है कंप्लेन कर सकेंगे ये शख्स मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मोस्टली हमें ये चीज़ें ऑफिस वगैरह के अंदर नजर आती हैं कि ऑफिस के अंदर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहा होता है। इवन किसी को प्रेशराइज करना जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी बाकायदा तौर के ऊपर कहीं ना कहीं कंप्लेंट होनी चाहिए कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज बेसिकली दबाव डालना ही होता है ना किसी के ऊपर। और अगर कोई शख्स ये कहे कि ये शख्स मेरे से पैसे लेने के ऊपर जो है धमकी दे रहा है मुझे और जो है वो पैसों का मुतालबा कर रहा है मेरे से, तो शायद इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंप्लेन हो जाए। बट आपके ऑफिस के अंदर आपको बाकायदा तौर के ऊपर जो प्रेशराइज किया जाता है। इवन क्या जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि आपकी जो जॉब्स वैकेंसीज निकलती हैं और जो उसके अंदर जेडीज लिखी हुई होती हैं उसके अंदर बाकायदा लिखा होता है कि प्रेशर हैंडलिंग मतलब हो। कहने की बात यह है कि आप किसी को प्रेशराइज कर ही क्यों रहे हैं कि वो प्रेशर हैंडल करें वहां बैठ कर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल शेयर करता हूँ। मुझे किसी मेरे कुलीग ने चीज़ बताई। वो कहता है कि यार मैं एक दिन ना अपने घर के अंदर बैठा हुआ अपने बच्चे के साथ मतलब खेल रहा था फैमिली के अंदर रात 8-9 बजे के करीब। कहता मुझे मेरे मैनेजर का ना व्हाट्सएप आया और उसने मेरे से ना किसी चीज़ के ऊपर अपडेट्स लेनी शुरू की और उसके बाद उसने जो है मुझे उसके ऊपर 15-20 मिनट तक मेरे साथ डिबेट करता रहा। और एंड पे जाके उसने मतलब कह दिया कि विल सी यू इन टुमारो, हम इसे कल मतलब देखते हैं कि क्या इसके ऊपर अपडेट लें। कहता कि यार उसने ना 15 मिनट के अंदर ये किया तो मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा था। कहता मुझे एकदम ना उलझन सी होने लगी और मैंने अपने बच्चे को ना मतलब एक लगा दी और वो जाके उधर रोने लगा। तो उसके अंदर बीवी मेरे ऊपर बोलने लगी कि तुम मतलब सारा दिन घर से बाहर रहते हो, रात को अगर आए हो अगर बच्चा तुम्हारे साथ खेल रहा हो तुम उसके साथ इस किस्म का बिहेवियर कर रहे हो। कहता मेरी बीवी के साथ भी तू मैं हो गई। कहता उस 15 मिनट के अंदर मेरी घर का पूरा माहौल बदल के रह गया। मतलब कहता कि यार मतलब ये लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि हम मतलब किस चीज़ से गुजर रहे हैं। अब इसकी कोई कंप्लेन नहीं थी इसके पास कि वो जाता वो जाए कहता कि जी ये देखें मेरे साथ इस चीज़ की वजह से मेरा मूड स्विंग हुआ है, मैंने अपने घर का माहौल मेरा डिस्टर्ब हो गया, तो इस बंदे को इस चीज़ की कोई सजा मिलनी चाहिए। कोई कानून मौजूद ही नहीं है इस चीज़ का। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस चीज़ का को मैयर करने का अभी तक पैमाना नहीं बना कि आप इस चीज़ को किस तरह मैयर करेंगे। कोई शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो किस बेसिस के ऊपर कर रहा है और किन टर्म्स के ऊपर हम इन चीज़ को मैयर कर सकते हैं कि हाँ यार ये शख्स इस दूसरे शख्स को जो है मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये चीज़ें जो है ये सिर्फ ऑफिस के अंदर नहीं, आपकी जो है घरेलू जिंदगी के अंदर ये बड़े मामला हैं कि आपको मेंटली तौर के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा होता है। आपके सामने इस किस्म की चीज़ें की जा रही होती हैं जो आपको सख्त नापसंद होती हैं। ये अक्सर अमानुल्लाह साहब जो थे वो एक जुगत कहा करते थे कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो शख्स अगर बुरा गाना गा रहा है तो उसको जाके उसके ऊपर पर्चा करवा सकेंगे जी ये शख्स बुरा गाना गा रहा है। तो वो क्योंकि एक सिंगर के लिए अजियत होती है कि एक शख्स के सामने बैठ के आप गलत सुरों के ऊपर गाना गा रहे हो तो वो उसके लिए अजियत का बायस होती है। तो फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सब्र मतलब करते हैं, बर्दाश्त अपने अंदर लेके आते हैं।
वो बर्दाश्त कब तक करनी है इसका भी कोई लिमिट नहीं है। किसी शख्स की बर्दाश्त थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, और जो शख्स ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा होता है वो शायद ज़्यादा मेंटली टॉर्चर का शिकार हो रहा होता है कि वो अपने आप को दबाए चला जाता है। फिर इसका जो दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिला है कि कोई शख्स आपको हर बात के ऊपर जब क्रिटिसाइज कर रहा होता है और हर बात के ऊपर आपके ऊपर तनकीद कर रहा होता है और आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है, तो आप उससे अपनी जो आपकी काबिलियत होती है वो कहीं मांग पड़ती जाती है। आपको अपने ऊपर शक होने लग जाता है कि यार मैं वाकई ये सही तो नहीं कह रहा, यार मैं मतलब इस काबिल हूं भी कि नहीं हूं। जब हर बंदा कभी कोई आपकी ड्रेसिंग के ऊपर कोई बात कर रहा है, कभी कोई आपकी चॉइसेस के ऊपर बात कर रहा है, कभी आप अगर किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, आप काम लेके गए हैं, तो आपके काम के अंदर हमेशा हर दफा नुक्स निकाल के भेजे जा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तुमने ये सही नहीं किया। इस तरह आपके कपड़े पहनने की चॉइस है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि तुम्हारी तो चॉइस अच्छी नहीं है। इस तरह आपके खाने की चीज़ आपको पसंद है तो आपको इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार तुम्हारी तो खाने की पसंद ही अजीब है, तुम पता नहीं किस तरह। देखिए, हर शख्स का अपना एक रवैया होता है, अपना एक मिजाज होता है। मसला वहां आता है जब आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली दफ्तरों के अंदर भी यही चीज हो रही होती है, आपकी डोमेन कुछ और होती है, आपके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं। आप जब वहां कमाने जाते हैं, आप जब वहां पे उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको बदलने की कोशिश की जा रही होती है। समटाइम्स यहाँ तक कहा जा रहा होता है, अगर आपके ये कहें कि आपके ये शौक वगैरह हैं और आपके ये इंटरेस्ट है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जैसे कि फर्ज करें कि कोई शख्स है और उसको जो है क्रिकेट खेलने का शौक है, और वो इन चीज़ों के ऊपर छुट्टी मतलब दफ्तर के अंदर मांगता है कि जी मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा क्रिकेट का मैच है, तो उसको बाकायदा तौर पर ना इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या तुम्हारा शौक है फजूल, कितने लोग जाते हैं, 11 लोग क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट होते हैं सिर्फ, और उसकी छुट्टी को किसी तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही होती है, किसी तरीके से छुट्टी ना ले और अपने शौक पूरे ना करें। ये मामला होते हैं जो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, और कोई अभी तक इदारा ऐसा नहीं है जिसने ये रिपोर्ट आज तक जारी की हो कि जी इतने फीसद लोग थे जो कि मेंटली टॉर्चर की वजह से बीमार हुए या इतनी अमवात हुई। क्योंकि ये हकीकत है कि आप जब किसी को जहनी दबाव का शिकार करो तो लोग प्रेशर लेके मर जाते हैं। बहुत सी अमवात इस तरह हुई है। आप आजकल स्टैट्स उठा के देख लें कि आपको जो है नौजवान है उनकी अमवात आजकल के दौर के अंदर ज्यादा नजर आ रही है। आपके जो बूढ़े हैं वो अभी तक जिंदा बैठे हैं और आपके जो आने वाली नस्लें हैं वो आगे से मरते चले जा रहे हैं। लड़के जो है नौजवान नस्ल जो है उसकी डेथ्स हो रही है काफी ज्यादा। क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है। ये ठीक है, एक एलिमेंट मौजूद है, खालिश चीजें मौजूद नहीं है, खाने मौजूद नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हमसे पहले के लोगों के ऊपर उस तरह के प्रेशर नहीं था जिस तरह की अब की नस्ल के ऊपर प्रेशर है। जिस तरह का अब माहौल बन चुका है और जिस तरह की अब लोग जहनी अजियत का शिकार होते हैं, पहले शायद इस तरह से कंपैरिजन नहीं था। हम दूसरों को उस तरह से मतलब नहीं देखते थे कि यार हमने किसी के घर जाना तो हमने अच्छे कपड़े पहन के जाना है। मुझे आज भी याद है कि पहले वक्तों के अंदर लोग एक दूसरे के घर जब आते थे तो इस चीज़ का ख्याल नहीं होता है किसी ने क्या पहना है। पहले ये नहीं देखा जाता है घर के अंदर कोई आया तो बहुत अच्छा ही खाना। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बताते हैं कि हम जब जाते थे किसी के घर तो अगर दाल नहीं बनी है तो हम उनके साथ बैठ के दाल रोटी खा रहे हैं आराम से। कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि यार वो घर आया तो आज हमने बड़े कोई स्पेशल को खाने तैयार करने हैं। आज आपके घर में मान तो आपको एक अलग टेंशन होती है कि हमने इसके लिए पता नहीं क्या मुर्ग मुसल्लम तैयार कर देंगे जी वो आज आ रहे हैं। क्यों? इस तरह की चीज़ें हमने खुद पैदा की अपने लिए, और जब कर ली और जो लोग ये चीज़ें कर रहे थे अगर उनको उसी वक्त रोका जाता तो शायद आज ये चीज़ें परवान ना चढ़ती। ठीक है। इससे होता क्या है? इससे आपकी मेंटल स्टेट जो है वो तबाह होनी शुरू। क्यों? आप सोचना शुरू करते हो कि यार अच्छा उसने इस तरह इतना किया, अब आपकी गुंजाइश नहीं है। आप जब करने के लिए करते हो तो आपका पूरा सर्कल जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब बात हो तो वो कहते हैं हमने तो नहीं कहा था करें, या एक करने के बावजूद भी उसमें से ऐब निकालने शुरू कर दे कोई, तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक मेंटल टॉर्चर होता है। और आप इसकी कंप्लेंट, असल इशू ये कि मेंटल टॉर्चर तो होता आ रहा है सदियों से कि आप जहनी तशद्दुद आपके ऊपर होता है, आपको मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो जहनी दबाव का शिकार किया जाता है। इसकी कंप्लेन कहीं नहीं है, कोई लॉ मौजूद नहीं है ऐसा कि इसकी कंप्लेन की जा सके कहीं पे कि हम जाके कह सकेंगे जी मुझे इस बंदे ने बहुत ज़्यादा जहनी अजियत दी हुई है तो आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। हालांकि अगर ऐसा होने लग जाए, कोई ऐसी अथॉरिटी बन जाए जो इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इससे कम्युनिकेशन का वे एक ओपन हो सकता है कि आप किसी एक ऐसी जगह पे जाएं वहां जाके बैठ के फैसले हो सकते हैं। देखिए बाज़ औक़ात आप मेंटल टॉर्चर का शिकार किस वजह से हो रहे होते हैं? आपको किसी शख्स की कोई बात बुरी लग रही होती है, आप उसको कह नहीं रहे होते लेकिन उसकी बर्दाश्त करने जा रहे होते हैं, वो करते करते आप जहनी अजियत का शिकार हो रहे होते हैं। अब होता क्या है, इससे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होता कि आप उससे कह सकेंगे यार मुझे तुम्हारी ये चीज़ बुरी लग रही है। तो अगर कहीं ऐसा वो कंप्लेन का इदारा बन जाए कि आप कहीं जाके कंप्लेन कर सकें, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाए जो इस चीज़ को रिजॉल्व करने की तरफ जाने लग जाए, तो आप उस इंस्टीट्यूट के पास जाएं और जाए कहें कि जी मैं इस शख्स की वजह से जहनी अजत का शिकार हो रहा हूँ। वो माइट भी पॉसिबल है कि आप दोनों को बिठाए और बिठा के पूछे कि हाँ किस वजह से हो रहे हैं, तो जब आप करें तो हो सकता है मामला हल हो जाए और आप इस चीज़ से बच जाए।
अब कंपनीज ने इसके लिए क्या किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें, उन्होंने एचआर बनाया है इस चीज़ के लिए। अगर कोई आपको कंप्लेन कर रहा है तो आप एचआर के पास जाएं और जाके कंप्लेन करने, ताकि एचआर दोनों फ्रीकैन का जो है मौक़िफ़ सुने, और मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है उस चीज़ को रिजॉल्व कर दे। अच्छा, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है यहाँ पे हम इसको कॉर्पोरेट लेवल या ऑफिस के लेवल के ऊपर जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ बन जाए, कोई ऐसा कानून बन जाए जिससे ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर घरेलू निज़ाम चल रहा है ना, तो यहाँ पे तो आपके ऊपर फिजिकल टॉर्चर भी अगर होता है, मियाँ बीवी का झगड़ा, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो थाने में बैठे हुए पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी आप अपने खानदान के बड़ों को बिठा के मामला हल कर ले, बेहतर है कि आप अपना घरेलू मामला जो वो थाने के अंदर ना लेके आए। तो इसी तरह यहाँ पे हम घरेलू मामला के ऊपर तो किसी अथॉरिटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वो तो एक बहुत बात है कि शायद जब ये सोसाइटी उस लेवल के ऊपर आए तो शायद तब इन मामला के ऊपर जो है वो कोई बात हो सके कि अगर आपको घरेलू मसाइल है तो उनको भी हम किसी इदारे के जरिए जो है या किसी थर्ड पार्टी के जरिए जो वो रिजॉल्व करवा सके। वैसे तो ये होते थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपने बेसिकली अपने खानदान के जो बड़े हैं उनको एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है कि जो बड़े कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ भी जब आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है, जो आज की नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। उन्होंने इस चीज़ को बावर करवाना शुरू किया कि लाजमी नहीं है कि बड़े हर दफ़ा सही हो, वो गलत भी होते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ों के लिए ज़हनी अजियत का शिकार हो। आपके जो इस टाइम बड़े बैठे हुए हैं, जो आपके बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक चीज़ मौजूद थी कि अथॉरिटी थी उनके पास। अब बेसिकली जो नौजवान नस्ल के अंदर एक बगावत आ रही है, वो जो रिबेलियंस बने हुए हैं, वो बेसिकली आपके जो बड़े बैठे हुए हैं इस टाइम खानदान के, वो अजियत का शिकार हो रहे हैं। उनको अपने हाथ से अथॉरिटी जाती हुई नजर आ रही है कि आजकल के तो बच्चे सुनते ही नहीं है। आपने अक्सर बड़ों का यही सुना होगा कि जी आजकल के तो बच्चे सुनते ही नहीं है। वो हो क्या रहा है, बेसिकली हमने ही उनको एक अथॉरिटी दी हुई थी कि बड़े गलत भी हैं तो वो सही है। अब जो नीचे से नस्ल आई है उसने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, बड़े अगर कहीं पे गलत है तो हम उनको गलत कहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं और हम कहें हाँ नहीं जी वो सही है। तो वो चीज़ उनके लिए मेंटल टॉर्चर का बायस बन रही है। इस चीज़ को हमने रिजॉल्व किस तरह करना है? क्या इसके लिए कोई सोसाइटी बन सकती है, या इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट बन सकता है, या इसके लिए कोई एनजीओ कायम हो सकती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कोई ऐसी बन सकती हैं, या कोई आपस में लोग मिलकर कोई एक ऐसा इदारा कायम कर सकते हैं जिससे हम लोगों की मेंटल स्टेट के ऊपर बात करना शुरू करें। कोई शख्स है वो आए और वो आके अपनी मेंटल स्टेट आपसे डिस्कस करे। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं। मैं मुझे याद है मैं आज से पहले मतलब अपना पेज चला रहा था फेसबुक के ऊपर, चोर दरवाजा के नेम से मेरा पेज था। पेज का रिपोर्ट हुआ 2-3 दफ़ा, मैंने वो बंद भी किया। वो आज पेज मेरा फिर भी अभी जो है वो बैन हुआ है। वो जैसे इस वजह से बैन हुआ है कि फेसबुक की कोई पॉलिसी है कि आप खादिम हुसैन रजवी का नेम जो है वो नहीं लिख सकते उसके ऊपर। वो 1-2 दफ़ा लिखा गया जिसकी वजह से वो पेज मेरा बैन के अंदर चला। मैंने वहाँ पे ये चीज़ शुरू की थी कि आप अपने मसाइल जो है वो मेरे से शेयर करना शुरू करें, क्योंकि उस समय मेरे पास थोड़ा सा वक्त ऐसा होता था, जॉब नेचर मेरी ऐसी नहीं थी, मेरे पास वक्त होता था, तो मैं लोगों को कहता था कि आप अपने मसाइल मेरे साथ डिस्कस करना शुरू करें। तो इससे होगा ये कि आपको तो जो आप अपनी बात जो बताएंगे सो बताएंगे, मुझे भी कुछ नया सुनने को, नया सीखने को मिलेगा आपकी बातों से, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। तो होता ही है कि बाज़ दफ़ा आपको सुनने वाला कोई नहीं होता, तो आपको जस्ट सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं इस तरह के जो शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो कि आपकी मेंटल स्टेट रीड कर सकें कि आपकी इस वक्त जहनी कंडीशन क्या है। बाज़ औक़ात आप अपनी जहनी कैफियत जो दूसरे को बता भी नहीं पाते कि मैं किस अजियत का शिकार हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो इस चीज़ को असेस कर सकें कि इस वक्त आपकी जहनी कैफियत क्या है। आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़ रही हो, वो बगैर आपकी कुछ आदात से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके सोचने के अंदाज से ही चीज़ जज करेंगे यार इस वक्त इस बंदे की मेंटल स्टेट क्या है। मुझे आज भी याद है, मुझे स्टमक का मसला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्वेयर किस्म का एच पिलोरी का इशू था मुझे। तो मैं उस वक्त एक डॉक्टर के पास चेक करवाने गया, तो उसने मुझे स्टमक की दवाइयों के साथ साथ जो उसने दी 1-2 टैबलेट, उसने मुझे साथ डिप्रेशन की गोलियां दे दी। तो हालांकि मुझे उस वक्त डिप्रेशन की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने बाद में साल बाद रियलाइज़ किया कि मेरा इशू क्या था, और मेरा इशू फिर रिजॉल्व हुआ। और वो इसी तरह से हुआ कि मैं जिस कंडीशन से गुजर रहा था, मुझे उस कंडीशन से बाहर निकलना था बेसिकली। तो मुझे उस कंडीशन से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। वो जब उस कंडीशन से आप बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाती है, आपके अंदर जो जहनी तनाव होता है वो दूर होता चला जाता है। उस टाइम कुछ लोग खुद बाहर निकल आते हैं, कुछ को निकालना पड़ता है। देखिए हर किसी को डूबते हुए को ना तैराकी करनी नहीं आती कि वो तैराकी करे और बाहर निकल आए। बाज़ औक़ात जब कोई डूब रहा होता है तो उसको अंदर जाके समंदर में से बाहर निकालना पड़ता है। गौताज़म जो होते हैं, जो माहिर होते हैं तैराकी करने के, वो जाते हैं और वहां से जाके उस बंदे को बाहर निकाल के लेके आते हैं ताकि उसको बचा सके। तो मैं आज भी इसी कोशिश के अंदर हूँ कि जो शख्स लोग जो है वो मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्ब है
वो डूब रहे हैं, उन डूबतों को बाहर निकाला जाए। उसके अंदर वाइटल रोल जो प्ले कर सकते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो आपकी गवर्नमेंट कर सकती है। उसकी रीजन क्या है कि आधे से ज्यादा लोग जो मेंटली डिस्टर्ब है वो पैसों की वजह से, महंगाई की वजह से। जब ये चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होंगी तो शायद काफी लोगों की मेंटल स्टेट जो बेहतर होनी शुरू हो जाए। देखिए हमें अपने से एक एफर्ट करनी चाहिए। मेरा ये प्लेटफॉर्म है, मुझे टाइम नहीं है आजकल उस तरह से कि मैं इसको उस तरीके से टाइम दे सकूं। मैं अपना स्केड्यूल रेडी कर रहा हूँ कि मैं उस लेवल के ऊपर आ जाऊँ कि मैं इसको प्रॉपरली टाइम दे सकूं। मैंने आज से 3-4 साल पहले सोशल मीडिया बहुत एक्टिवली चलाया था, लेकिन वो फेसबुक मीडियम चलाया था। मैंने यूट्यूब उस तरह से एक्टिव नहीं किया था। तो मैं बल्कि कुछ वीडियोस अपनी ढूंढ भी रहा हूँ जो मैंने पेज से डिलीट कर दी थी। उस वक्त मैंने बड़ा दिल बर्दाश्त होकर अपना पेज बंद किया था, क्योंकि फीडबैक बहुत नेगेटिव मेरे ऊपर आया था और मैंने बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया था उस पेज के ऊपर। बाकायदा तौर पे गालियाँ वगैरह खाई थी। और उसमें फिर ये होता है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपको कहते हैं कि आपकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है कि आप किस किस्म की कंटेंट लिखते हैं और सारा मामला। तो खैर मेरी भी थोड़ी सी एज ऐसी थी कि मैं मतलब ब्लंट था, जो बात होती थी मुंह के ऊपर बस मैंने जो सोच आई और मैंने लिख दी। तो उससे थोड़ा सा खैर इम्पैक्ट पड़ा लोगों के आए तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई थी सोचने के तरीकों के ऊपर। और मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर मुझे मिले तो मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाजमी वो वीडियोस अपलोड करूंगा। तो वो आप देखना, आपके लिए शायद वो चीज़ें बेहतर होंगी देखने के लिए। आपको उसके अंदर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एक नया सोचने का अंदाज मिलेगा उसके अंदर आप। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं भी बीच के अंदर फिर 3-4 महीने ऐसे आए कि मैं बिल्कुल यूट्यूब से आउट हो गया था और मैं नई वीडियोस बना पा रहा था। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मैं दोबारा इस चीज़ को एक्टिव करूँ और अपनी जो ये एक्टिविटी है इसको मतलब कंटिन्यू करूँ और वीडियोस जो है मुसलसल एक बातों के साथ जो यूट्यूब के ऊपर आनी शुरू हो जाए। लेकिन आपसे भी इस चीज़ के लिए गुजारिश है कि आप जो भी शख्स, कोई भी राइटर होता है या कोई शायर होता है, उसकी एक ही डिमांड होती है कि जब वो शेर कहे तो उसको उसके बदले में दाद मिले। तो अगर ऑब्वियसली कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने आता है या कोई यूट्यूब के ऊपर कोई कंटेंट लिखने आता है या फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाने आता है, तो उसकी कोशिश यही होती है वो उसी वक्त तक वो काम करता है जब तक उसकी दाद मिल रही है। और यहाँ पे दाद का एक ही होता है कि व्यूअर्स कितने आ रहे हैं और सब्सक्राइबर कितने आपके हो रहे हैं। वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आपका कंटेंट किस क्वालिटी का है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका कंटेंट क्वालिटी का होता है बट पब्लिक इंटरेस्ट किसी और साइड के ऊपर होता है। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने तौर के ऊपर देखता हूँ कि मेरे कंटेंट की क्वालिटी क्या है। जो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है तो मैं उसको कंटेंट उसी तरह से बनाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि पब्लिक इंटरेस्ट किस साइड के ऊपर है। मेरी बात कहने, जो बात मैं कह रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं छेड़ रहा हूँ, वो उस इंटरेस्ट के अगर 1% भी लोग हैं तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उन बाकी 99% के लिए इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि उन 99% के लिए कई हज़ार लोग मौजूद हैं जो वो कंटेंट बना रहे हैं। मुझे वो 1% लोग ज़रूरी हैं जो कि मेरा कंटेंट सुनना चाह रहे हैं, जो मेरी बात सुनना चाह रहे हैं। मेरे लिए वो लोग ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक 50 हो, 100 हो या 200, मेरे लिए वो फिगर जो है वो मायने रखता है। मेरे लिए वो लोग मायने रखते हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं और जिनको इन टॉपिक से इंटरेस्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूँ मैं एक्यूरेट 100% सही कह रहा हूँ। मैं तो उन लोगों से क्रिटिसिज्म चाह रहा हूँ जो 100 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे 100 लोगों की तनकीद मिलेगी, मेरे पास नए सोचने के जाविये 100 मिलेंगे। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि समटाइम उनकी, कुछ लोगों की तनकीद मेरे लिए जहनी दबाव का बाद फिर वहीं पर आती है कि अब मेंटल स्टेट आपकी क्या होती है। आप इसको, जब आप मेंटल टॉर्चर से गुजरते हो ना तो उसके बाद आप अपनी मेंटल स्टेट का एक लेवल भी इंक्रीज करते हो। आप टॉर्चर बर्दाश्त करते करते आपके लिए कुछ बातें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर आपकी स्टेट ऊपर आ जाती है। अब जब उस लेवल की कोई बात करेगा तो वो आपके लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। जब कोई बहुत उससे ऊपर लेवल की बात होगी तो वो आपके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करेगी। तो इन स्टेट्स को, मेंटल स्टेट को समझना और इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनना, बेसिकली जो मैं बात कर रहा था मेंटल टॉर्चर की, ज़्यादातर ऑफिस के अंदर होता है। आपसे लेट सेटिंग्स वहाँ पे करवाई जा रही होती हैं। आपकी जो है वो टाइमिंग जब ऑफ हो गई होती है उसके बावजूद आपको जो है वो मैसेजेस किए जा रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर बगैर पूछे। आपको वर्किंग एथिक्स नहीं है तो उनके ऊपर लॉस बनने की जरूरत है। क्योंकि बेसिकली जब एक सिस्टम फेल हो जाता है ना तो उसकी रेप्लिकेट देखें। पुलिस, हमारे पास 3-4 किस्म की पुलिस क्यों है? तो हमें पता चला था कि एक पुलिस नाकाम होगी तो हमने ट्रैफिक पुलिस चेंज की, हम वार्डन्स लेके आए, फिर डॉल्फिन पुलिस लेके आए, पेरू फोर्स लेके आए। वो इसीलिए किया गया है कि वो प्रीवियस जो थी वो अपने वर्किंग के अंदर नाकाम हो चुकी थी। अब बेसिकली जो ऑफिस के अंदर एचआर्स काम कर रहे हैं, एचआर्स नाकाम हो चुके हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के अंदर। तो हमें एक कोई थर्ड पार्टी बनानी चाहिए जहाँ पे इस चीज़ की कंप्लेंट हो सके, जहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया जा सके कि इस तरह के लोग आपकी न सिर्फ मेंटल स्टेट और आपकी अच्छी भली लगी लगाई नौकरियां फारिग होती हैं इन चीज़ों की वजह से। और लोग फिर काफ़ी ज़्यादा जहनी अजद का शिकार होते हैं। काफ़ी लोगों की जब जॉब चली जाती है तो सुसाइड अटेम्प्ट्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी शायद अब खत्म हो जाएगी, हमारा कैरियर आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसे चीज़ों के लिए कोई ना कोई अहम इकदाम होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और हम आपस में लोग मिल बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप भी सोचिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।